के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। उत्तराखंड बुलेटिन का समय हो गया है। उत्तराखंड बुलेटिन में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट सहित 7 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेस्क्यू कर संजीवनी हेली के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। रेस्क्यू के दौरान जिलाधिकारी उत्तरकाशी जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र में मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेली एरोट्रांस कंपनी का है, जिसने आज प्रातः सहस्त्रधारा हेलीपैड से हर्षित के लिए उड़ान भरी थी। हेली में सवार 4 यात्री मुंबई तथा 2 आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगनानी के समीप हेलीकॉप्टर क्रैश में कुछ लोगों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता पहुंचाने और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे में गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस घटना को बहुत ही दुखद बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्रैश होने की घटना सामने आई है सर, क्या अपडेट है सर? किस तरीके की स्थिति वहाँ पे सर, क्या राहत बचाव चल रहा है सर? देखिए, आज सुबह ही बड़ी ही दुखद घटना हुई है और एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर जो यहाँ से पहले खरसाली गया था सहस्त्रधारा हेलीपैड से, और इसके बाद खरसाली से पैसेंजर्स को लेकर वो गंगोत्री की तरफ जा रहा था। तो जिला मुख्यालय हमारा उत्तरकाशी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है गंगनानी, जो भटवाड़ी तहसील के आगे पड़ता है। वहां पर ये क्रैश हो गया और इसमें कुल 6 पैसेंजर्स और 1 पायलट था। तो जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि तुरंत तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। लोकल पुलिस, लोकल मैजिस्ट्रेट और हमारी एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई थी। तो एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है जो जीवित है और उसको एयरलिफ्ट कर लिया गया है। बाकी 6 लोगों की जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से दुखद मृत्यु हो गई है। सर, क्या स्थिति, क्या किस तरीके से हादसा हुआ? क्या मौसम खराब था या कुछ इस तरीके की जानकारी आई है सर? नहीं, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया मौसम की कोई ऐसी खराबी नहीं थी और किन कारणों से हुआ तो इसकी तो जांच डीजीसीए की टीम ही करके बता पाएगी कि दुर्घटना का कारण क्या था। कोई तकनीकी कारण था या कोई और इशू हुआ था, तो इसके बारे में अभी कुछ कह पाना काफी जल्दीबाजी होगी। और इस संबंध में सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यूकाडा की तरफ से डीजीसीए को भी सूचना दे दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी सुचारू है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसे में आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। खासतौर पर बॉर्डर क्षेत्रों पर पुलिस विभाग विशेष निगरानी बनाए हुए है। 4 धाम की सुरक्षा के दृष्टिगत 6000 कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें पुलिस, एसडीआरएफ, एटीएस, आईआरबी जैसे संस्थानों के कर्मी शामिल हैं। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का लगातार बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथ 8 मदरसों को सील कर दिया। बादशाहपुर और धनपुरा इलाकों में भी इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन मदरसों के पास ना तो वैध पंजीकरण था और ना ही मान्यता से जुड़े दस्तावेज। जिन संस्थानों पर कार्रवाई हुई उनमें मदरसा ईशा अतुल कुरान, मदरसा जामिया फारूकिया,
समेत कुल 8 मदरसे शामिल हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी कि ऐसे अवैध संस्थानों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के बाद अन्य शिक्षण संस्थानों में भी हलचल तेज हो गई है। देखिए, कुछ 8 मदरसे थे हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत और इनको पूर्व में नोटिस भी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा दिए गए थे और नोटिस का कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया संतोषजनक। इस वजह से ये कार्रवाई की गई है और 8 मदरसों पे जो की कार्रवाई देखिए, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद प्रमाणित जो मदरसे होते हैं वही लीगली चल सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास नहीं होता उनके लिए कार्रवाई की जाती है। देखिए, कुछ मदरसों ने शायद अप्लाई किया है, ये पूरी जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ही दे पाएंगे कि कितने मदरसों ने अप्लाई किया हुआ है, जानकारी मेरे पास। प्रदेश भर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसी क्रम में आज पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धम अग्रवाल जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जनपद के पुलिस अधिकारियों और सभी थानों के इंस्पेक्टर के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में भारत सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सभी जनपदों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी थ्रेट का एक असेसमेंट करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त किया है। अगर आवश्यक पड़ता है तो वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ बॉर्डर पे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं जैसे एसएसबी है, उनके साथ जॉइंट पेट्रोलिंग की जाएगी। हमारे जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा अपनी फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। ये हमारा पार्ट है कि हम सिक्योरिटी के दृष्टिगत अपनी पुलिस फोर्स की विजिबिलिटी बढ़ाएं, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट हो। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है मॉक ड्रिल्स करवाने का। ये निर्देश जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं उसके तहत अगर कोई इमरजेंसी होती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी एजेंसीज, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर, इन सब एजेंसीज के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑन बोर्ड हो। सिविल सोसाइटी में हमारे एनसीसी, एनएसएस, हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स रहते हैं। मॉक ड्रिल करा के हम सब इनका रिस्पॉन्स टाइम, इनका आपसी समन्वय, उसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक भी ये जाने कि ये मॉक ड्रिल्स किसी भी प्रकार से पैनिक क्रिएट नहीं करें। आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर अगर कोई भ्रामक न्यूज़ पोस्ट की जाए उस पर विश्वास ना करें। ये मॉक ड्रिल्स हम पब्लिक को अवेयर करने के लिए, वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे अगर इमरजेंसी हो, कैसे खुद को बचाएंगे, कैसे दूसरों की मदद करेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज का आपसी समन्वय सुधारने के पर्पज से की जा रही है। मैडम, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगी आपसे कि उत्तराखंड रखें जिससे कि अपराध ही कारित ना हो, वो सोशल मीडिया के बारे में अवेयर हो कि इसका यूज किस प्रकार। जब केस का पूरा कन्विक्शन होता है तो उसके बाद ही न्याय पीड़िता को या विक्टिम्स की फैमिलीज को मिलता है। तो ये पश्चात जब अपराध हो जाता है तो पुलिस का रोल आता है। तो हम लोग के प्रयास यही रहेगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी शिकायत महिला संबंधी अपराधों की आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए उसमें। और साथ ही साथ हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जब बात करते हैं, आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रेम नगर में ठाकरपुर रोड पर चल रहा केसरी फल्ग पेट्रोल पंप जिलाधिकारी के आदेश पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने सीज कर दिया। पेट्रोल पंप मालिक चरणजीत भाटिया ने जिस जमीन पर पेट्रोल पंप लगाया था उस प्रॉपर्टी की जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई तो रजिस्ट्री फर्जी पाई गई, जिसके बाद लाइसेंस होल्डर माला जोशी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ऐसी क्या नौबत पड़ी जो कि ये पेट्रोल पंप सील करना? ये जो है एक केसरी फिलिंग स्टेशन के नाम से प्रेमनगर क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप स्थापित है, कई वर्षों पुराना है और इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो भूमि है वो विवादित है और उसकी जो है वो खसरा नंबर 191 में उसने एनओसी ली थी और जबकि वो उसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो उसकी जांच जो है जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जो है मौके पर जांच की गई लेखपाल समेत, तो पाया कि वो जो पेट्रोल पंप लगा हुआ है वो खसरा नंबर 191 ना होकर 192 में लगा हुआ है। तो उसके आधार पर हमने जो है
जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी और उसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है तत्काल इस पंप की जो NOC जारी की गई थी उसको निरस्त किया गया है। और उसी क्रम में जो है हमारे द्वारा इस पंप को जो लाइसेंस जारी किया गया था डीजल का, तो वो हमने उसको तत्काल निरस्त किया गया और उस पर जो है उसका करके उसकी सप्लाई बंद कर दी गई। जैसे कि अभी आप वहाँ पे बंद करके आए थे, उसके बाद भी वो जो है पेट्रोल वहाँ पे देना जारी कर रखा है, फिर क्या करें? नहीं कोई नहीं, हमने चेक करा लिया है। आज भी हमारे इंस्पेक्टर गए हैं वहाँ और उसे चेक करा लिया है, सील करके आए हैं, उसे तारों से बंधवा दिया गया है, रस्सी खिंचवा दी गई है और उसमें जो है उसकी मीटर रीडिंग नोट कर ली गई है। अगर 1 लीटर भी बेचेगा तो पहले तो बेच नहीं पाएगा और 1 लीटर भी बेचेगा तो उसकी मीटर नंबर किया जाएगा। जैसे कि ये जो पेट्रोल पंप लगाया गया था, तो उस टाइम ये पेपर चेक किए गए थे कि ये जो लाइसेंस है क्या उन्हीं के नाम पे है या किसी दूसरे के नाम पे? नहीं, लाइसेंस तो उन्हीं के नाम है। जमीन जो थी, जमीन भूमि का तो विषय जो है वो राजस्व विभाग देखता है और हमने तो भूमि के बारे में हमने ही देख के लिया है। तो ये विषय तो एक लंबा विषय था कि भाई बहुत पुराने से कई साल से चल रहा था, 10 साल से चल रहा था। अभी संज्ञान में आया तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। बिकॉज भूमि का विषय जो है वो राजस्व का है। उस समय निश्चित रूप से उसमें जाँच की गई होगी, जो भी किया गया होगा और अगर कुछ उसमें अलग तथ्य प्रकाश में आए तो उसके आधार पर कार्रवाई की गई। आज हमने यहाँ पे तहसील कचहरी देहरादून के अंदर हम मौजूद हैं, जिसमें कि अभी कल जो है एक प्रेमनगर के अंदर पेट्रोल पंप बंद कराया गया है। उसमें जो है शिकायतकर्ता से अभी जानते हैं शिकायतकर्ताओं को क्या क्या उसमें जो है क्या तथ्य थे जो कि बंद कराना पड़ा। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश यादव, एडवोकेट। तो ये जो पेट्रोल पंप जो प्रेमनगर का बंद कराया है, तो इसका क्या क्या आपकी तरफ से कोई क्या शिकायत? देखो जी, हमारी शिकायत तो ये थी, पहले तो ये था कि एक रिफ्यूजी प्रॉपर्टी थी जो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पूर्व में भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। अब इसमें हुआ क्या, इसमें कोई केदारनाथ नाम का आदमी आया और उसने एक फर्जी आमल दरामद जो है खेवड़ में दर्ज करा लिया अपने नाम का, और खेवड़ में दर्ज कराने के बाद उसमें लगभग 10 बीघे जमीन जो है रजिस्ट्री करके बेच दी, जिसकी जांच हुई सन 2010 में। कोई राजकुमार नाम का व्यक्ति था, नीलेश थापा और राजकुमार, इन दोनों ने शिकायत करी। शिकायत में पाया गया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी हुई और SDM साहब की संयुक्त जांच हुई, उसमें पाया गया कि ये इंद्राज जो ऐसा था, ये इसका आदेश कहीं से हुआ ही नहीं था। इसका अमल दमर जो था आदेश का वो फर्जी था, जिसमें एक संजय सिंह पेशी मोड़ रहे थे ARO कोर्ट में, ARO कार्यालय में, तो उन्हें सस्पेंड करा था इसकी फर्जी एंट्री करने पे। उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने के बाद हुआ क्या, जब इन्होंने यहाँ जांच तो कर ली, लेकिन इन्होंने उस आदेश का निरस्तीकरण खेवड़ में निरस्त नहीं करा, जिसका फायदा उन लोगों ने उठाया। वो लोग लगातार रजिस्ट्री करके उस जमीन को बेचते गए और 1 बाय 1 जो है रजिस्ट्रियाँ होती गई, जिसमें एक शिकायत 2018 में मेरे द्वारा की गई, जिसमें रविशंकर जी उस समय जिलाधिकारी थे। 2019 में उन्होंने जो है जो उसका केदारनाथ नाम की एंट्री थी वो निरस्त कर दी, लेकिन जो केदारनाथ नाम की एंट्री निरस्त करने के बाद उसके आधार पर जो दाखिल खारिज खेवड़ में हुए थे उनको निरस्त नहीं किया। उसके लिए उन्होंने 15 दिवस का समय देकर एक नोटिस मांगा और उनका वाद चलाने के लिए आदेश दिया, लेकिन उनका वाद चलाने में भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी और ADM साहब के यहाँ से उनको नोटिस दिया और वाद चला। वाद जो है आखिरी में जाके उनका दाखिल खारिज उनका भी निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद वो खेवड़ में उनके आदेश हो गए। आदेश हुए उसमें 2 खेवड़ में आदेश थे चरणजीत भाटिया के नाम पे, जिसके द्वारा उस जमीन पे 191 का उसका फर्जी विक्रय पत्र था और उसके द्वारा उसमें पेट्रोल पंप की NOC कराई गई और पेट्रोल पंप का संचालन हो रहा था। देहरादून में बानियावाला आर्केडिया ग्रांट के वार्ड नंबर 93 में पिछले कुछ दिनों से स्थानीय लोग सड़कों और नालियों की समस्या को लेकर परेशान हैं, जिसके चलते लोगों ने क्षेत्र की पार्षद पर पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। सुनिए। आज हम यहाँ बनियावाला क्षेत्र नगर निगम 93 वार्ड में आए हैं, जहाँ लोगों को बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, बरसात का महीना है और पानी में मच्छर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ पानी खुला है। ना तो नगर निगम देख रहा है, ना शासन प्रशासन रोड की व्यवस्था देख रहा है, किसी के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा। लोग यहाँ के जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि शासन प्रशासन द्वारा कोई देखा ही नहीं जा रहा कि सड़क रिपेयर की जाए। मैम आप यहाँ आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजलक्ष्मी है। आप यहीं रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने तो वाले हैं। अब ये सड़क पे जैसे देखा जा रहा है क्या समस्या चल रही है?
सबसे दुर्लभ जो हमारे लिए है ये रोड की समस्या है। यहाँ पर बरसात शुरू होने वाली है और यहाँ देखेंगे आप जगह जगह गड्ढे, तमाम दुनिया भर का जो है सड़क बिल्कुल टूटी फूटी हो रखी है और कहीं से भी किसी भी एंगल से कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। ये सड़क जो की त्यों है, साल आते जाते हैं, बीतते चले जाते हैं, कोई सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इसके बारे में आपने पार्षद या लोगों ने सारे लोगों ने शिकायत करी है? बिल्कुल बिल्कुल करी है, कई बार हुई है। मैं खुद गई हूँ शिकायतें ले लेकर के, हमने रिटर्न फॉर्म में भी दिया है, वर्बली तो कई बार बात हो चुकी है। आज बन जाएगी, अब बन जाएगी, 2 महीने बाद बन जाएगी, 4 महीने बाद, लेकिन कोई यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर वाला पार्ट है, सबसे बड़ी समस्या ये दुर्गम क्षेत्र है, बिल्कुल इंटीरियर पार्ट है। तो मेरे हिसाब से जितने भी हमारे नगर निगम के जो भी हैं प्रत्याशी, हमारे पार्षद महोदया जो भी है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और सर्वप्रथम जो बेशकीमती और बुनियादी जो सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन तीनों चीजों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी और फिर इसके उपरांत मैं जो भी हमारे इधर के पार्षद हैं वार्ड नंबर 93 के, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाली का मुंह बंद है और बिल्कुल खोला नहीं जा रहा। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम में शिकायत कर दी गई है, बाकी ना तो मेयर साहब तक को शिकायत कर दी गई, ना नगर निगम का कोई अधिकारी, ना सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने आता है। ये क्षेत्र का इतना बुरा हाल है कि आए दिन कभी सफाई हो भी जाए तो फिर नाली बंद हो जाती है, उसके बाद दोबारा शिकायत करो तो महीनों तक कोई नहीं आता, दोबारा सब मुंह मुड़ के नहीं देखता कोई। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए, फिर यहाँ सड़क की जो ये समस्या है और नालियों की समस्या है, ये किस कारण है? क्या आपने कहाँ का शिकायत करी होगी या जनप्रतिनिधि से मिले होंगे, कैसा देखते हैं? इससे पहले जो पार्षद थी यहाँ की मीना रोटी, उसको तो कह के थक गया, ना नाली साफ होती थी, ना इसकी गंदगी निकलता था, ना गड्ढा भरता था। यहाँ तो पूरा बनिया वाला में गड्ढा ही गड्ढा है जी, ठीक है। अब बरसात में तो बहुत बुरा हाल है जी। और सबसे बड़ी कमी है कि जो ये जल संस्थान वाले आते हैं वो गड्ढा खोदते हैं, वो भरते नहीं है, ऊपर से मिट्टी डाल के चले जाते हैं, दोबारा गड्ढा तो उसको कई बार हमने बोल दिया, वो सुनवाई नहीं है, कहते ऊपर कंप्लेन करो। किसी ने इसके लिए फॉगिंग के लिए या नगर निगम से कोई दवाई छिड़काने के लिए नहीं, दवाई तो एक बार धुआं, एक बार दवाई छिड़काया गया, मगर जो नाली जो है वो बन नहीं पा रही है। नाली तो कम से कम 20 साल से नहीं बना हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आपके घर के आगे इतने गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह पानी भरा है, तो ऐसी समस्या है कि लोग यहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। इसे आप कह देते हैं, आप इन समस्याओं के बारे में क्या विचार रखना देंगे? सर ये तो यहाँ पे पैदल चलना भी दुश्वार होता है, बारिश के टाइम पे बच्चों के लिए स्कूल ले जाना लाना बहुत परेशानी हो जाती है। इतना बहुत कितनी बार बोल गए यहाँ की पार्षद को भी रोड बनाने के लिए, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो नगर निगम से पार्षद को बोला और कहीं शिकायत करी शासन प्रशासन में, या जल संस्थान द्वारा जैसे पाइप खोदे गए हैं उसमें क्या समझ है? वो आते हैं, उनको बोलते हैं, वो अपने ये नल के लिए वो कर देते, फिर खड्डे भरते ही नहीं और वो पानी में वो खराब हो जाते हैं यहाँ के रोड। आज हम पल्स 24 न्यूज की टीम वार्ड नंबर 93 नगर निगम क्षेत्र बनियावाला के पार्षद जी के पास आए हैं और जन समस्याओं के लेके हम उनसे बात उठाना चाहते हैं कि जन समस्या इतनी लोग परेशान हैं, जगह जगह नालियों में गंदगी और गड्ढे सड़कों में हो रखे हैं। लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा हर जगह शिकायत की, पार्षद, उनका कहना है कि हमने पार्षद जी को शिकायत की और पूर्व पार्षद को भी हम शिकायत करते आए हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अब हम पार्षद जी से पूछते जाएंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों ये काम नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो मैम अपना नाम बताएं। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण है, वार्ड 93 की पार्षद हूं मैं। हमारा जो आप बता रहे हैं ये सफाई कर्मचारियों की बात है, तो हमने नगर निगम में कई बार एप्लीकेशन दे चुकी है, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। तो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से हमारा वार्ड बहुत बड़ा है, 100 वार्डों में से 93 वार्ड बहुत सबसे बड़ा वार्ड है। तो हमने उनको अपनी समस्याएं बताई है कि यहाँ पर हमारे अभी वर्तमान में 10 कर्मचारी थे, जिसमें से 1 कर्मचारी एब्सेंट रहता है और 9 जो है तो उसमें भी 1-2 आते हैं और बहुत मतलब ज्यादा एब्सेंट रहते हैं। तो हमने ये वाली शिकायत भी वहाँ पे करी है, अपने एप्लीकेशन में लिखा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे, तो 30 कम से कम 30 या 35 के आसपास हमें चाहिए कर्मचारी। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि फॉगिंग तो हुई है, बाकी काफी कम जगहों पे हुई है, कई जगहों पे हुई है, कई जगहों पे नहीं है। फॉगिंग के विषय में आप क्या जानते हैं? जी, फॉगिंग हमारी लगातार चल रही है और धीरे धीरे मतलब सब जगह हो जाएगी पूरी।
और ये भी हमें एक ही मशीन मिल रखी है, तो ये भी हम अपना नगर निगम से अपने एप्लीकेशन में ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको कि हमारे यहाँ पे कम से कम 2 या 3 मशीनें बढ़ाई जाएं, ताकि वार्ड में जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा वार्ड है, तो मशीनों को भी बढ़ाना जाए ताकि फॉगिंग हो सके सब जगह। जैसे कि अभी कुछ समय पहले बोर्ड की मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग में आपने क्या क्या प्रस्ताव क्षेत्र के लिए नए रखे गए हुए बताइए। बोर्ड की मीटिंग में हमारा सबसे पहला प्रस्ताव हमारा यही था कि जो हमारा मोक्ष धाम है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही जर्जर है। वहाँ पे अकेले पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है, तो फिर इतने सारे लोग जाते हैं वहाँ पे कैसे जाएंगे, बहुत ही मतलब हालत खराब हो रखी है वहाँ की। तो हमें मेयर साहब जी ने भी आश्वासन दिया है कि इसका कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। और बाकी नाली हमारे तेलपुर का नाला है जो, वो भी उसके लिए भी हमने मतलब बोला है उसको भी निर्माण कराने के लिए उसका, और सड़कों का काफी प्रस्ताव दिए हमने वहाँ पे। अब देखते हैं कौन कौन से प्रस्ताव हमारे आते हैं। रामनगर के सावलदे पश्चिम में मंगलवार की शाम बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के लिए परिजन सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, लेकिन यहां भी चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर करने की कार्रवाई की। ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाने के दौरान घायल बुजुर्ग ने अंतिम सांस ली। और मैं मतलब मेरे दादाजी हैं जो अभी मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। सीन ये था ना, कल शाम करीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब दादा बाहर टहल रहे थे अपने घर से बाहर, जो रोड साइड में है। तो इधर मतलब बवलिया साइड से जो आरटीओ बन रहा था रामनगर में, उधर साइड से एक लड़का आया, बहुत स्पीड में आया, उसकी नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं थी। दादा साइड में खड़े हुए तो उसको टक्कर मार के चला गया। हम दादा का सर लगा जब बिल्कुल रोड में लगा है, और जिनसे उनकी मौत हो गई है। हम गुरुवार को रामनगर में महिला एकता मंच ने व्यापार मंडल भवन में प्रेस वार्ता कर प्रशासन के शराब की दुकान पर ताला लगाने के बाद दोबारा खोले जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया है। इस दौरान 9 मई को एसडीएम के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। मालूम में जो दुकान खोली गई वो 1 अप्रैल को खोली गई, तो हमें 4 अप्रैल को पता चला कि मालूम में शराब की दुकान खुली, तो उसको लेकर के हमने लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हमने ज्ञापन भी एसडीएम सर को और आबकारी विभाग को सबको ज्ञापन भी हमने दिए, विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपा। उसी के साथ हमने भी एसडीएम सर से मांग भी करी कि आप 15 दिन का हमें टाइम दें कि अगर आप शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया तो एसडीएम सर आते हैं और वो अपनी दुकान को ताला लगा देते हैं, और ताला लगाने के बाद 3 तारीख को वहाँ पे ताला लगता है, 5 तारीख के शाम को पुनः वो दुकान दोबारा खुली जाती है। तो इसीलिए हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी, क्योंकि हमको एक मालवन क्षेत्र, एक बहुमूल्य क्षेत्र वहाँ पे है। हम काफी समय से वहाँ पे मालवन की स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमेशा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहे। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं तो कुछ नहीं मिली है, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन अभी भी हमें डंप पड़ी है, तो वो सुविधाएं नहीं। सरकार ने हमें नशा दे दिया है वहाँ पे जो शराब की दुकान खुली है। और जो शराब की दुकान है कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे तो लगता है लुटेरों की सरकार वहाँ पे है। जैसे अभी हम देख रहे हैं सरकार 105 रुपए की बोतल को 660 रुपए में वहाँ पे बेच रही है। हमारे पास पूरा इसका रिकॉर्ड भी हमने निकाला है। सरकार ने ये भी बोला है कि 21 वर्ष से कोई भी बच्चे को शराब नहीं मिलेगी, जो कि वहाँ की सरकार की दुकान में एक बोर्ड लगा हुआ है कि 18 साल से नीचे वर्ग को शराब नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे बीजेपी का बहुत, जो भाजपा नेत्री दीपा भारती है, उनका एक बहुत बड़ा दबदबा है। हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो सरकार है या तो शराब माफिया के सामने क्या कहते हैं धामी सरकार भी झुक गई है और एसडीएम सर भी झुक गए हैं, उनका पलड़ा काफी हावी हो गया है। और जो धामी सरकार ने अपना क्या कहते घोषणा करी थी कि हम शराब बंद कर देंगे, पुरानी दुकानें खुलेंगी, नई बंद हो जाएगी, लेकिन शराबी जो धामी सरकार का जो क्या कहते हैं घोषणा करी थी। रामनगर में जिलाधिकारी की आदेशानुसार राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य गुरुवार को भी जारी रहा। टीम ने वार्ड नंबर 15 खताड़ी में राशन कार्डों की जांच की, ताकि राशन योजनाओं का जो लाभ है वो केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिल सके। असल में पूरे रामनगर क्षेत्र में ये राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है, जिसमें सभी राशन कार्डों को चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस श्रेणी के कार्ड बने हुए हैं
और उनकी पारिवारिक स्थिति आज के डेट में कैसी है, वो उस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं है, वो चीज चेक की जा रही है। विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय बैंकर्स पुनरीक्षण समिति विकास भवन सभागार गुरुवार को जिला स्तरीय बैंकर्स पुनरीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने जिले में CD रेशियो में अपेक्षित प्रगति न होने पर पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुधार लाने के निर्देश दिए। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।